शहजाद, ये बड़ी दिलचस्प स्टेटमेंट जो कि जनरल सेक्रेटरी की जानिब से, आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी की जानिब से सामने आई है। आपका क्या टेक अवे है इस वक्त? ये स्टेटमेंट देने का क्या मकसद हो सकता है कि क्या अहमियत है, इसको कैसे लिया जाए? बहुत शुक्रिया अलीना। मैं आई विल नॉट रीड टू मच इनटू इट। मुझे नहीं लगता कि सेक्रेटरी जनरल आरएसएस अगर ये बात कर रहे हैं तो उसका कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा इंडिया की जो एक पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी, और अब तो आप कह सकते हैं काइनेटिक पॉलिसी अगेंस्ट पाकिस्तान है। ऑल्दो आप ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि आरएसएस का जो नजरिया है वही आपको रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आता है बीजेपी की पॉलिटिक्स में। बट एक तो ये ऑब्वियसली कोई गवर्नमेंट हाई फिगर नहीं है, तो मुझे उनके स्टेट और उनका जो स्टेटमेंट है उसमें भी काफी सारी वो बातें कर रहे हैं, आपको वजूहात भी दे रहे हैं, फिर कह भी रहे हैं कि पाकिस्तान से दोबारा हमला होता है तो जवाब भी उसी इंटेंसिटी से देना चाहिए, लेकिन दरवाजा खुला रखना चाहिए। तो दरवाजा तो खुला है, एक डिप्लोमेटिक हमारे टाइज तो है, ऐसे तो नहीं कि बिल्कुल भी खत्म कर दिए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो जो लो लेवल टाइज है हमारे वही कंटिन्यू करेंगे फॉर द नियर फ्यूचर एटलीस्ट। उन्होंने जो बातें की हैं अपने इस क्लिप में, जो मैंने देखा है, वो बातें गलत नहीं है। ये बात ठीक है कि वाजपेयी लाहौर आए, उन्होंने मुलाकात की नवाज शरीफ से उस वक्त और हालात को बेहतर करने की कोशिश की। फिर जब नवाज शरीफ तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म बने तो एक सरप्राइज विजिट था मोदी साहब का, उनकी बेटी की शादी पर आए, उनको अपनी ओट टेकिंग सेरेमनी पर बुलाया। तो मेरे ख्याल से इंडिया की ये बात गलत नहीं कि उन्होंने बहुत सारे एफर्ट्स किए हैं उस दौरान जब इंडिया में हमले हो रहे थे जिनके इल्जामात पाकिस्तान पे लगते थे, तो उस दौरान उन्होंने बड़े एफर्ट्स किए हैं। लेकिन आई गेस जो उड़ी अटैक था 2016-17 में, उसके बाद चीजें बहुत बदल गई हैं और उनका जो नया ऑब्वियसली एक डायरेक्शन है वो यही है कि पाकिस्तान के खिलाफ अब जो है किसी किस्म की बातचीत नहीं होगी, और अगर किसी किस्म का अटैक होता है तो वही वाली बात है कि घर में घुस के मारेंगे, काइनेटिक ऑपरेशन करेंगे। यानी कि उन्होंने एक पॉलिसी अपनी अब तरतीब दे दी है जिसमें मुझे फिलहाल कुछ चेंज होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और स्पेशली अब तो हम जब देख रहे हैं कि इंटरनली भी जो एक लग रहा था कि मोदी के लिए इशू बन सकता है इलेक्शन जो हुए 2024 के, लेकिन अब वो भी लगता है कि इतना कोई बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि जो स्टेट इलेक्शंस हैं उनमें उनको कामयाबी मिल रही है उन स्टेट्स में भी जहां पे पहले वो नहीं जीते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इंटरनल प्रेशर है। इनफैक्ट अभी भी जैसे हम बात कर रहे थे जो ममता बनर्जी के खिलाफ इलेक्शन था जिसमें उन्होंने जो है वो दोबारा हिंदू मुसलमान कार्ड प्ले किया, मुसलमानों के खिलाफ कार्ड प्ले किया कि वो हिमायती आफ्ता है, और यू नो दैट मेड आल्सो सम डिफरेंस इन द इलेक्शंस। तो मुझे लगता है कि उनकी जो पॉलिसी है उसमें कोई अभी तब्दीली नहीं आने वाली है। उड़ी के बाद से अगर आप देखें पठान जो वाकया हुआ पहलगाम का या इससे पहले पुलवामा का, दोनों में पाकिस्तान की एक स्टेटेड पोजीशन थी कि पाकिस्तान इस वक्त तैयार है कि कोई भी न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन करवा ले, लेकिन इंडिया वो नहीं माना। और इंडिया ने अपनी वही अप्रोच जो कि अजित डोवाल साहब की बहुत पुरानी एक क्लिप थी जिसमें उन्होंने कहा था कि वी हैव टू यू नो बी एग्रेसिव अगर हमें अपना दिफा भी करना है, और उसमें प्रॉक्सीज का इस्तेमाल भी है, डायरेक्ट एक्शन भी है, और उसी पॉलिसी पे फिलहाल वो चल रहे हैं। तो ये रीजन है मेरे ख्याल से जिसकी वजह से अगर उन्होंने कहा भी है कि कोई बातचीत का दरवाजा खुला रहना चाहिए, मेरे ख्याल से वो यही दरवाजा है जो खुला है कि डिप्लोमेटिक लो लेवल टाइज है, और फॉर द नियर फ्यूचर मुझे लगता है कि वो इसी तरह रहेंगे। सलीम साहब, आपकी क्या रीडिंग है? क्या आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी की तरफ से ये स्टेटमेंट आना कोई सोच की तब्दीली या फिर इस तरफ लोगों का या आवाम का रुझान बदलने की एक एफर्ट नज़र आती है या कुछ और? नहीं, सोच की तो कोई तब्दीली हमें नज़र नहीं आई है, ना तो आरएसएस के, बल्कि अब तो पूरी बीजेपी जो है वो आरएसएस बन गई है, और हिंदुस्तान में मुसलमानों के ख़िलाफ़ और हत्ता कि क्रिश्चियन के ख़िलाफ़ इक़दाम जारी है। और ये भी कहा जा रहा है कि कोशिश की जा रही है कि हिंदू मज़हब को हिंदुस्तान का सरकारी मज़हब करार दिला दिया जाए। और जो मोदी की ये नफ़रत वाली पॉलिसी है या हिंदुत्व की पॉलिसी है, वो उनके लिए कामयाब भी साबित हो रही है, क्योंकि अभी रिसेंट इलेक्शन में भी मगरबी बंगाल जैसा सूबा भी जैसी रियासत भी उनकी झोली में आ गया है। तो एक तो ये है कि वहाँ पे माहौल ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात किए जाए। फिर मुज़ाकरात जब होते हैं तो उसके लिए किसी ओहदेदार के सिर्फ बयान काफ़ी नहीं होता, बल्कि उसके लिए कि क्या माहौल साजगार है या नहीं है। तो वो माहौल भी साजगार नहीं है। मेरे ख़्याल में जो अच्छे मौक़े माजी में ज़ाया किए गए थे, वो मौका था कि जब वाजपेयी साहब पाकिस्तान आए थे और यहाँ पे पाकिस्तानी हुकाम से
उन्होंने बातचीत की थी। एक गोल्डन मौका वही था जो हमने ज़ाया किया। और उसके बाद तो फिर गुज़िश्ता साल की जंग के बाद तो तल्खियाँ मज़ीद बढ़ गई हैं और हिंदुस्तान ने रवायती जंग के अलावा जो दूसरे तरीके हैं प्रॉक्सी वार के ज़रिए पाकिस्तान से लड़ने की पॉलिसी भी अब अडॉप्ट कर ली है। और वो बलूचिस्तान में या खैबर पख्तूनख्वा में अपने प्रॉक्सीज के ज़रिए पाकिस्तान से लड़ रही है। आज अगर आप वज़ीर दिफा का बयान देख लें तो मेरे ख़्याल में इस तल्खी के माहौल में और फिर हिंदुस्तान के अंदर एक गुरूर जैसा रवैया है जन्म ले चुका है काफ़ी अरसे से, और वो समझते हैं कि पाकिस्तान तो उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। तो फिर इस दौरान उन्होंने एक और काम जो किया है, जो मुज़ाकरात की राह में या सुलह की राह में और रुकावट बन गया है, वो हिंदुस्तान के स्टेटस की तब्दीली का है। और फिर दूसरा कदम जो उन्होंने उठाने का अंदिया दिया है कि वो सिंतास मुआहदे को उन्होंने मुअत्तल कर दिया है। तो ग्राउंड पे जो कुछ हो रहा है वो मुज़ाकरात के लिए होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, बल्कि ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि मुज़ाकरात की राह में रुकावट बनती हैं और जिसकी वजह से तल्खियाँ मज़ीद बढ़ती हैं। उमर चीमा साहब, आप इस बयान की अहमियत क्या ले रहे हैं, इसके असरात, और ओवरऑल ये पाकिस्तान भारत के ताल्लुकात के सिलसिले में क्या किरदार अदा कर सकते हैं? नीना, मैं तो इस बयान को बहुत अहम ले रहा हूँ। मैं इसको बहुत अहम समझता हूँ इस बयान को। ये इसी तरह है कि जैसे कोई पाकिस्तान ने कोई एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना हो इंडिया के हवाले से, तो जो एक एंटी इंडिया कॉन्स्टिट्यूएंसी है आप उसको अपीज करें या उनसे आप एक बयान दिलवा लें, तो यानी मैं उसको इस तरह से समझ रहा हूँ कि अगर तो पाकिस्तान में कोई भारत मुखालिफ जो एक फाकिश एलिमेंट्स हैं उनकी तरफ से बयान आ जाना, तो वो इस चीज की अलामत होती है कि आपने उनको एतमाद में लिया हुआ है। तो जो आरएसएस का सेक्रेटरी जनरल है, जो कि उनकी एक नजरियाती बुनियाद की एक निशानी है कि जो बीजेपी है, बीजेपी एक एक्सटेंशन है आरएसएस की, तो उसकी तरफ से बयान आना और वो मोदी के बहुत करीब समझा जाता है, तो लिहाजा उसकी बात को मैं तो बहुत अहमियत देता हूँ। एक बात, दूसरा इसका एक कॉन्टेक्स्ट भी है कि मैं अहमियत क्यों देता हूँ। 17 अप्रैल की बात है कि हिंदुस्तान टाइम में एक स्टोरी छपी और काफी डिटेल स्टोरी थी। उन्होंने कोई एक बैक चैनल डिप्लोमेसी का जिक्र किया और उन्होंने बताया कि पिछले साल मई से लेके अभी तक कोई 4-5 मीटिंग हो चुकी हैं और 2 तरह की मीटिंग है। कोई जो है वो सेमी ऑफिशियल्स भी थी कि जिसमें कुछ सरकारी लोग और गैर सरकारी लोग भी शामिल थे, और कुछ जो है वो जिस तरह को रिटायर्ड डिप्लोमेट्स, यानी कि तमाम जो रिटायर्ड कम्युनिटी है उन्हीं के लोग थे। तो इस तरह की 4 मीटिंग हुई, लंदन में हुई, दोहा में हुई, एक ओमान में हुई, एक मेरे ख्याल थाईलैंड में हुई। तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं कि कोई वैसे कोई इटर्नल ऑप्टिमिस्ट मैं हूं नहीं कि कोई दायमी किस्म की मीटिंग लगाए बैठूं, लेकिन मैं जब इन चीजों को इस तनाज़ुर में देखता हूँ कि जो चीजें पहले हो रही हैं और एक हार्डलाइन एक हॉकिश लीडर की तरफ से इस तरह का बयान आना, मुझे ऐसे लगता है कि जैसे ना कोई एक ग्राउंड हमवार हो रही है। अच्छा, कि जैसे वो कोई बीजेपी कोई ऐसी अनाउंसमेंट करने जा रही है जो कि सिर्फ ये यकतरफा नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि अगर कोई बीजेपी की तरफ से या इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से एफर्ट होती है तो दोनों साइड पे इस हवाले से एक आमादगी पाई जाती है, रजामंदी होगी तो तब आगे बात चलेगी। लेकिन उन्होंने अपने लोगों को एक पैसिफाई करने के लिए ये काम किया और ये चीज उनके लिए इम्पोर्टेंट है। यानी कि जो ओवरऑल वार के हवाले से या उसके बाद जो परसेप्शन बनी या जो हकाइक हम तक पहुंचे उसमें पाकिस्तान विनर है। पाकिस्तान का डायलॉग में जाना पाकिस्तान के लिए कोई या मौजूदा गवर्नमेंट के लिए कोई पॉलिटिकली इसका फायदा है, नुकसान नहीं है। इवन पब्लिक परसेप्शन लेवल पे इन्हें प्रॉब्लम नहीं होगा।
क्योंकि ये एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से मुज़ाकरात में जाएंगे। इंडिया के लिए इस टाइम प्रॉब्लम है, तो लिहाजा अगर इंडिया ये स्टेप लेता है तो उनके पार्ट पे ये एक ज्यादा डेयरिंग स्टेप होगा, उनको ज्यादा एक मुज़ाहमत का भी सामना करना पड़ेगा। तो मुझे ऐसे लगता है कि शायद ये कोई उस हवाले से कोई एक ज़हन साजी की एक कोशिश है, यानी जो कि स्लैंग एक अल्फाज अपने में एक टर्म्स में जो हम इंसाफ कहते हैं माइंड बनाने की कोशिश की जा रही है, सोच हाँ ज़हन साजी को दिया, यानी कि वो अपने जो एक हार्डलाइनर लीडर की तरफ से, और उनका जो सेक्रेटरी जनरल है वो यानी कि वो पार्टी का एक तरह का समझें कि सबसे बाइख्तियार शख्स होता है, यानी कि वो जो अगर को प्रेसिडेंट भी हो तो प्रेसिडेंट के पास वो इख्तियारात नहीं होते। यानी इसको जाती व्यूज नहीं कह सकते, इसको हम ओवरऑल आरएसएस की एक वही कहेंगे, सोच कहेंगे। अगर तो जो इस टाइम इंडिया में मामला चल रहे हैं, अगर उसी सारी तनाज़ुर में गुफ्तगू होती तो उसको तो कोई 2-3 पाकिस्तान के मुखालिफ बड़े बड़े बयान देने चाहिए कि दो उसकी इस टाइम उनके लोग सुनना चाहते, उसको इस टाइम अमन की बात नहीं करनी चाहिए। अगर वो अमन की बात कर रहा है तो इसके पीछे कुछ एफर्ट्स मुझे नजर आ रही हैं कि कोई इस हवाले से कोई देयर इज समथिंग इन प्रोग्रेस। चीमा साहब, जितना बैड ब्लड हुआ है इस एपिसोड के बाद पहलगाम वाली, क्या आपको लगता है कि इस वक्त इतनी एपेटाइट है खासकर भारत के अंदर कि मिलकर बैठकर आगे मामला चल सकते हैं? देखिए बात यह है कि आपने एक एपेटाइट भी होती है और आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी है ना। इस टाइम जो इंडिया को लग रहा है कि जैसे वो कॉर्नर हुआ हुआ है ना हर तरफ से, और पाकिस्तान जो है वो उसको हर मुहाज पे उन्हें एक फतह हो रही है, खासतौर पे खारजा मुहाज पे जो हमारी एक स्टैंडिंग है वो इस टाइम इंडिया से बेहतर जा रही है। तो यानी कि वो उनको उनके ख्याल में या उनके लोगों को ये अंदाजा होगा कि अगर हम पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करें तो शायद चाइना के साथ भी हमारे मामला खराब ही रहते हैं, तो अगर हम पाकिस्तान के साथ बेहतर कर लें तो हमें कई लिहाज से फायदा है। और दूसरा यह है कि चूंकि उन्होंने एक अपना इमेज भी बनाया और ये है भी हकीकत के मामले से 4 गुना बड़ा मुल्क है, तो वो जब उसको हमसे शिकस्त होती है तो उसे और ज्यादा तकलीफ होती है। तो लिहाजा वो चाहेंगे कि पाकिस्तान के साथ अगर उनके मामला ठीक होते हैं तो उन्हें फायदा ज्यादा है, नुकसान उन्हें कम है। अच्छा, हम राय आपकी